इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन पर बेस एक और प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि गियर ट्रेन का अरेंजमेंट दे देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अरेंजमेंट देने की जगह उसे वर्डिंग में डाल देगा, और फिर आपको उस वर्डिंग के थ्रू गियर ट्रेन बनानी होगी और फिर उस चेन को पिक करना होगा, ताकि आपकी टेबुलर मेथड में उनके कॉलम्स को आप बना पाए। वर्डिंग से गियर ट्रेन को बनाने का कोई स्ट्रिक्टली प्रोसीजर या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये आप प्रैक्टिस से ही पिक कर पाएंगे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, एक दो बार आप बनाएंगे मिटाएंगे तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आएगा तभी आप समझ पाएंगे। बाकी जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको डिस्कस कर लूँगा अभी इसी प्रॉब्लम में। जैसे कि दे रखा है, एक एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है जिसके इंटरनल व्हील्स ए और बी हैं। इसका मतलब ए और बी दो ऐसे गियर हैं जो इंटरनल हैं। इसका मतलब जो भी इन गियर से मैसिंग करेगा वो इंटरनल मैसिंग करेगा, यानी ए और बी ऐसे होंगे। बोला गया है ए और बी गियर्स इंटरनल हैं, इसलिए जितने भी गियर्स इनसे मैच करेंगे वो इंटरनली मैच करेंगे। फर्दर बोला गया है सी और डी एक कंपाउंड गियर हैं, और सी गियर के और ए गियर को मीट करा रहा है गियर ई, वैसे ही गियर डी और एफ से कनेक्ट है गियर बी। तो जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से ये अरेंजमेंट बना है। अब आपको जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है जी की, और दो वैल्यूज दे रखी है। खैर वो टेबल बनाने के बाद में देखते हैं, पहले बनाते हैं टेबल। टेबल बनाने से पहले हमको एक चीज़ और देखनी होगी कि जितने भी गियर ट्रेन में मौजूद हैं वो सभी गियर्स के तीथ दे रखे हैं या नहीं। जैसे यहाँ गियर सी डी ई एफ के गियर दे रखे हैं, तीथ दे रखे हैं, ए और बी के नहीं दिए। जब ए और बी के नहीं दिए तो फिर से वही बात, एक ज्योमेट्री बेस रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे ताकि आप ए और बी के तीथ निकाल पाएं। जैसे यहाँ दिख रहा है गियर ए की डायमीटर बराबर होगी गियर सी की डायमीटर। डायमीटर से बेटर रहेगा इनके रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना। कैसे? गियर ए की रेडियस होगी सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो गियर ए की रेडियस होगी गियर सी की रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस गियर ई का डायमीटर, यानी ट्वाइस ऑफ ई का रेडियस। करेक्ट है? जो रिलेशन रेडियस में स्टेब्लिश होगा वही रिलेशन डायमीटर में भी स्टेब्लिश होगा। अगर r को d/2 से रिप्लेस भी करें तो 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही जो b की रेडियस आएगी, जो b की रेडियस होगी वो होगी d की रेडियस प्लस डायमीटर या ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ गियर f। तो फिर से वैसे ही लिख भी सकते हैं, आर बी क्या होगा? आर बी होगा गियर डी की रेडियस प्लस ट्वाइस ऑफ गियर एफ की रेडियस। तो जो रेडियस में रिलेशन है वही डायमीटर में रिलेशन होगा, और जो डायमीटर में रिलेशन होगा वही नंबर ऑफ टीथ में रिलेशन होगा, और गिवन वैल्यूज का यूज करके आप ए और बी गियर के नंबर ऑफ टीथ निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टीथ निकालने के बाद आपको ये पिक करना होगा कि जो पावर ट्रांसमिट हो रही है उनके बीच में क्या चेन, क्या प्रोसीजर, क्या फॉलोइंग होगी, क्या स्टेपिंग होगी। जैसे ए गियर से पावर आ रही होगी ई पर, ई से जा रही होगी सी पर, सी और डी कंपाउंड है तो फिर सी से गई डी पर, डी से गई एफ पर, और एफ से गई बी पर। आमतौर पर जो कंपाउंड गियर होते हैं वो ही एक तरीके से यू टर्न का काम करते हैं। इसका मतलब आपको
पहले कंपाउंड गियर तक पहुंचना है और फिर कंपाउंड गियर ही आगे दूसरी साइड लेके जाएगा आपको। यानी यहाँ जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, पहले गियर ए पे जाएंगे हम, ए से पावर जाएगी गियर ई पर, और ई से जाएगी सी और डी पर, और सी और डी से जाएगी एफ पर, और एफ से जाएगी बी पर। और इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप जो टेबल बनाएंगे उनके कॉलम भी वैसे ही होंगे। ए फिर ई फिर कंपाउंड गियर एक ही कॉलम में रखे जाते हैं, क्योंकि कंपाउंड गियर की स्पीड दोनों गियर की सी और डी की सेम होगी। कंपाउंड है इसीलिए एक ही शाफ्ट पे लगे होंगे, इसीलिए उन्हें कंपाउंड गियर कह रहे हैं। यानी सी और डी गियर एक ही शाफ्ट पे माउंट होंगे, और एक ही शाफ्ट पे होंगे तो एक ही स्पीड होगी, एक ही स्पीड होगी, इसलिए एक ही कॉलम में रखा जा रहा है। उसके बाद गियर एफ और गियर बी। फिर से जो गियर एक्सटर्नल मैशिंग है तो एक्सटर्नल मैशिंग वाला रिलेशन लगेगा, इंटरनल मैशिंग है तो इंटरनल मैशिंग वाला रिलेशन लगेगा। स्टार्टिंग के 2 स्टेप में हम यही लेते हैं कि आर्म फिक्स है, और पहले स्टेप में इनपुट को +1 स्पीड और सेकंड स्टेप में इनपुट को +x स्पीड रखकर बाकी के सभी गियर्स की वैल्यूज निकालेंगे स्पीड के लिए, और फिर पूरी असेंबली को, पूरे अरेंजमेंट को +y से रोटेट कर देंगे, और ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए सेकंड और थर्ड स्टेप को सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। अब ए और ई के बीच में कैसा रिलेशन है, ए और ई के बीच में इंटरनल मैशिंग है, यानी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही सेंस ऑफ रोटेशन में रोटेट करेंगे। तो ई की स्पीड क्या हो गई, अगर Na+1 है तो ई की वैल्यू हो गई TA/TE, और ई से कंपाउंड गियर डी मैशिंग कर रहा है एक्सटर्नल मैशिंग। एक्सटर्नल मैशिंग का मतलब है कि डी की स्पीड और ई की स्पीड इक्वल होगी -TE/TD। तो ND क्या हो जाएगा, -TE/TD -TE/TD कह लें या TC कह लें, सेम बात है, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ गियर सेम दिए हुए हैं सर। एक्चुअली गियर ई गियर सी के साथ मैच है, तो गियर ई गियर सी के साथ मैच है, तो NC/NE आएगा TE/TC। ई सी के साथ मैच है, मैं गलती से ई डी के इस गियर को डी समझ बैठा, ये सी गियर है, तो गियर ई सी के साथ मैच है, एक्सटर्नल मैच है तो माइनस आएगा TE/TC, तो यहाँ से NC निकल आएगा -TE/TC इंटू NE -TE/TC इंटू NE। NE की वैल्यू क्या थी, +TE/TE आ गया, माइनस साइन अभी पीछे इसकी वजह से इस फैक्टर के साथ आ रहा है। अब आते हैं F पर। F गियर मैच है D के साथ। अब F गियर मैच है D के साथ और दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन निकलेगा वो निकलेगा NF/ND इक्वल टू -TD/TF। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तीत, और माइनस साइन किस लिए, क्योंकि D और F एक्सटर्नली मैच कर रहे हैं। यहाँ से NF की वैल्यू क्या आएगी, ND की स्पीड में -TD/TF का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो ND की स्पीड आई है ये इसमें -TD/TF का मल्टीप्लाई और कर दिया, माइनस और माइनस प्लस हो गए और वैल्यू आ गई है करेक्ट। ये वैल्यू आ गई किसकी, स्पीड ऑफ गियर F की। और गियर F किसके साथ मैच है, गियर F मैच कर रहा है दूसरी तरफ गियर B के साथ, लेकिन इंटरनल मैचिंग है। अब माइनस नहीं आएगा, अब प्लस रहेगा साइन, और सिंपली NB/NF इक्वल हो जाएगा TF/TB। यानी NB निकालने के लिए
एन एफ की जो वैल्यू आ रही है, एन एफ की वैल्यू में सिंपल टी एफ अपॉन टी वी का मल्टीप्लाई और हो जाएगा और उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आ गई यूनिट स्पीड के अकॉर्डिंग रिलेशन। नेक्स्ट स्टेप में प्लस एक्स के अकॉर्डिंग रिलेशन, और फिर आर्म का रोटेशन कंसीडर करेंगे, और फिर टोटल मोशन ओवरऑल नेट इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद जो जो इनपुट दे रखे होंगे उन इनपुट के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को रखेंगे ताकि एक्स और वाई निकल सके, और फिर जो भी अननोन या जिस गियर की स्पीड निकालनी होगी उस गियर के लास्ट कॉलम में एक्स और वाई की वैल्यू रखकर उसकी स्पीड निकल आएगी, जबकि नंबर ऑफ टीथ हम सभी गियर्स के पहले ही निकाल चुके हैं। जैसे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दी है दो स्पीड, इफ आर्म जी मैक्स 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, 100 आरपीएम क्लॉकवाइज आर्म की स्पीड है क्या, आर्म की स्पीड है वाई, जिसकी वैल्यू दे रखी है 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, यानी वैल्यू हो गई -100 वाई की। तो वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन हो गई, मिल गई इजीली। आगे क्या वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिकल में, एंड व्हील ए मेक्स 10 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज। अब ए की स्पीड लें और उसे +10 के बराबर डालेंगे क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है। गियर ए की वैल्यू लास्ट में आई है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप वो दी है 10 आरपीएम। वो नेक्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में है गियर ए इज फिक्स्ड, दो पार्ट में पूछे गए। गियर ए फिक्स है तब स्पीड बी की बतानी है, और यदि अगर गियर ए 10 आरपीएम से घूमे तब बी की स्पीड क्या होगी, दो पार्ट हो गए। और जी की दोनों पार्ट में वैल्यू वही दे रखी है 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, तो जी की वैल्यू यानी वाई की वैल्यू -100 हो गया। पहले पार्ट में कह रहा है गियर ए फिक्स है, गियर ए फिक्स है तो गियर ए एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाल दी 0, वाई की वैल्यू ऊपर से उठाई तो एक्स की वैल्यू आ गई +100। बी की स्पीड पूछी है, बी की स्पीड निकल के आई थी फाइनली ये रिलेशन, हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू डाल देंगे, बाकी टी ए टी बी टी सी बाकी सारी वैल्यूज पहले से हमारे पास हैं ही, डाल देंगे, सॉल्व कर देंगे, गियर बी की स्पीड आ जाएगी। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि आर्म जी 100 आरपीएम क्लॉकवाइज घूम रही है, तो फिर से वाई की वैल्यू क्या हो गई बी पार्ट में -100, और बोल रहा है कि गियर ए +10 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। गियर ए की वैल्यू है एक्स प्लस वाई और उसकी वैल्यू रख दी +10 आरपीएम। फिर से दो इक्वेशन का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, और बी के लिए एक्स और वाई की वैल्यू और बाकी नंबर ऑफ टीथ की वैल्यू डालकर आप सॉल्व कर देंगे, तो जो स्पीड आएगी वो गियर बी की स्पीड होगी। यही तरीका है आपको न्यूमेरिकल करने का। ये अच्छा खासा लेंथी और बड़ा न्यूमेरिकल है, इसमें आपको अरेंजमेंट भी बनाना पड़ा, इसमें आपको ज्योमेट्री का यूज करके नंबर ऑफ टीथ भी पता करने पड़े, और फिर कई सारे गियर्स थे तो चैन भी अच्छी बनी और लंबा टेबुलर मेथड था। इसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से करते तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता और बीच में मिस्टेक होने की भी पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए आप सिर्फ टेबुलर मेथड ही फॉलो करें। न्यूमेरिकल में किसी भी मेथड का नाम स्पेसिफाइड नहीं होता कभी भी, तो आप टेबुलर मेथड की प्रैक्टिस करें और इसके कुछ न्यूमेरिकल आप लगाएं, प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।